हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लोग बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आपके सामने में ये प्रश्न लगा हुआ है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें से कार्बन कार्बन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाते हैं, तो आपको दोस्तों याद रखना होगा कि हाइड्रोकार्बन जो होता है दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। चलिए, मैं आपको यहाँ पर फ्रेश में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो पच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो नहीं पचा तो कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पूछेगा क्या पाया जाता है या क्या मिलता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में याद रखना कि एल्केन पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पाया जाता है? एल्केन पाया जाता है। एल्केन पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, इस एल्केन का जो सूत्र होता है आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, CnH2n+2, यही तो एल्केन का सूत्र होता है। और हमको पता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एल्केन आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है क्योंकि हमको डबल बॉन्ड पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दोस्तों हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में? इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ एल्केन है, यहाँ एल्कीन। और एक को हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। और एल्कीन जो होता है दोस्तों, एल्कीन में आपको याद रखना है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। एल्काइन में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। आपको ये बात याद रखना है। और एल्काइन का जो फार्मूला होता है, इनका फार्मूला आपको याद रखना है CnH2n। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। +2 इसका फार्मूला है। ये बात आपको याद रखना है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ मिलता है, तो हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड दोस्तों हमको कहाँ मिलता है। डबल बॉन्ड दोस्तों हमको मिलता है एल्कीन में। तो एल्कीन खोजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, साइंस को रटने से काम नहीं चलेगा। जीके जीएस को रट कर आप पढ़ ही नहीं सकते हो। आप ऐसा सोच रहे हो, आपको कोई डरा दिया होगा कि जीके जीएस एक समुंदर है, आज पढ़ो तो भूल जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप दिल से पढ़ो, आप 1 ही घंटा पढ़ो, दिल लगा करके पढ़ो, मन से पढ़ो, तो आपको ज़रूर वो चीज़ याद हो जाएंगे। अब देखिए, भगवान से भी गलतियां होती है, इंसान से भी गलतियां होती है, हम भी भूल जाते हैं यार। ऐसा थोड़ी है कि हम भी लोग पूरा याद रखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जब माखन चुरा करके खा रहे थे तो अपना क्या किए कि बांसुरी को वहीं पे छोड़ दिया। तो वो उन्होंने संकेत दिया कि इंसान जो है वो गलती कर सकता है, वो भूल सकता है। तो भूलने का प्रवृत्ति है। अगर आप भूल रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप एक स्वस्थ इंसान हैं। जो भूलता ही नहीं है तो समझिए कि वो तो दूसरे दुनिया का भाई आदमी है, उसका तो भौकाल ही मचा हुआ है भाई साहब। चलिए बढ़ते हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक लगे रहिए, किसी भी एग्जाम में पेपर को आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर इस टाइप से अगर आप पढ़ते हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, तैयारी उसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? चलिए, उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब हो गया कि वह ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। ना तो अम्लीय होगा, ना ही क्षारीय होगा। ना तो अम्लीय है, ना तो क्षारीय है, तो है क्या? उदासीन है। और उदासीन होगा तो इसका मतलब हो गया कि इसका पीएच मान एक्यूरेट 7 होने वाला है। तो हम लोग फटाफट कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देख लेते हैं, जो मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ। दोस्तों, इस ट्रिक से आप सारे उभयधर्मी ऑक्साइड को आप आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है, जनाबे अली पंजाबी में सॉन्ग बेकार गाया। ट्रिक आप लोग फिर से बोलिए, जनाबे अली नाम का कोई व्यक्ति है, इन्होंने पंजाबी में क्या किया? पंजाबी में सॉन्ग गाया और बेकार गाया।
पंजाबी में सॉन्ग बेकार गाया, बेकार गाया। तो चलिए आप लोग देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है। जनाबे से याद रखना है जिंक ऑक्साइड, ZnO याद रखना है। अली से याद रखना है कि AlO याद रखना है। PB से याद रखना है, हाँ PB से आपको याद रखना है PbO याद रख लेना है। सॉन्ग से आपको SN याद रख लेना है, SNO याद रख लेना है। बेकार से BeO याद रख लेना है, बेरिलियम ऑक्साइड हो जाएगा। गाया आपको याद रख लेना है, यानी कि जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आप देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, SnO2 भी हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस न है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में अगर आप देखोगे तो इन सब में SnO2 दिख रहा है ना। तो यही आपका क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। आप आसानी से आप पहचान सकते हो अगर आपको ये ट्रिक कमांड है तब। समझ में आ रहा है? तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? यानी कि गर्म करने पर जो है यह मुलायम नहीं होगा। तो हम लोग प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्लास्टिक जो होता है अपने पास में दो प्रकार का होता है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। दूसरा नंबर के प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो दोस्तों थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक इसको आप मृदु कर सकते हो और इसको आप कठोर भी कर सकते हो, कठोर भी कर सकते हो। और इसको कठोर से वापस आप मृदु भी कर सकते हो, मतलब दोनों तरफ से आप कर सकते हो। कठोर से मृदु कर सकते हो, मृदु से कठोर कर सकते हो। तो इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। किस प्लास्टिक को? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। हाँ, थर्मोप्लास्टिक को किसको किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। लेकिन दोस्तों जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज नहीं कर पाते हो। जैसे घर का स्विच हो गया, वो उसका आकार फिक्स है, एक बार जैसा बन गया तो बन गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन कौन आता है आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। क्या कहते हैं? बेकेलाइट। ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और आपको याद रखना विटल पूछेगा क्या है? ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। गिल्पटल ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ऑप्शन में देखिए आपको बेकेलाइट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आप बेकेलाइट को गर्म करके मृदु नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि गोबर गैस में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गोबर गैस के बारे में जान लेते हैं। इसका खोज CB देसाई ने किया था। कौन किया था? CB देसाई ने किया था। अच्छा, अब मैं आपको गोबर गैस के और मीथेन के बारे में कुछ और भी जानकारी देता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इस फर्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, कहेगा घर के सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो दोस्तों घर के सिलेंडर में जो कौन सा गैस भरा जाता है? मीथेन भरा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा LPG में कौन सा गैस भरा जाता है? LPG में भी कौन सा गैस भरा जाता है? मीथेन ही भरा जाता है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मार्स गैस किसको कहते हैं? दोस्तों मार्स गैस भी मीथेन को ही कहते हैं। बायोगैस किसको कहते हैं? बायोगैस भी मीथेन को ही कहते हैं। अच्छा, CNG में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? LPG हो गया, CNG हो गया, इन सब में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग मीथेन का ही प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीचड़ वाले स्थान पर कौन सा गैस पाया जाता है? वहाँ भी मीथेन ही पाया जाता है। दलदली वाले स्थान पर पूछेगा कौन सा गैस पाया जाता है? दलदली वाले स्थान पर वहाँ भी मीथेन ही पाया जाता है। और आपको क्या याद रख लेना है कि गाय का जुआरी करते वक्त कौन सा गैस निकलता है? तो आप गाय का जुआरी में मीथेन, गाय का जुआरी में। और आपको क्या याद रखना है? कोयले का खदान में। ये सब देखिए क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा गया है। कोयला का खदान में कौन सा गैस पाया जाता है? तो कोयला का खदान में भी दोस्तों मीथेन पाया जाता है। आप अगर प्रैक्टिस से उल्टाते हैं, यकीन कीजिए कि आपको ये सारे प्रश्न, आपको इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए
और मीथेन के बारे में और भी मैं आपको बता दूं तो याद रखना कि मीथेन का प्रसंस्करण संख्या sp3 होता है। यहाँ तक आप स्क्रीन ले लीजिए। इसका प्रसंस्करण संख्या पूछेगा कितना होता है तो sp3 होता है, ये बात आपको याद रखना है। और मीथेन के बारे में दोस्तों याद रखना, मीथेन जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मीथेन क्या है तो बताना है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, मीथेन में कहेगा कितना सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है तो मीथेन में याद रखना कि 4 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, निम्न में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? बच्चा वाला प्रश्न आ गया, बिल्कुल बच्चा वाला प्रश्न आ गया। अधातु कह रहा है तो आपका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। यही कमरे के ताप पर तरल यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तरल यानी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, वही धातु अगर पूछ लेता तो धातु पूछ लेता तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब आपका आंसर हो जाता सोडियम हो जाता। क्या हो जाता? सोडियम। अच्छा, सोडियम के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सोडियम के बारे में आपको याद रखना है कि सोडियम जो है वायु में जलती है। सोडियम वायु में कौन सी धातु जलती है? आपको क्या बताना है कि सोडियम जलती है और पानी में विस्फोट करती है। पानी में दोस्तों सोडियम क्या करती है? विस्फोट करती है। पानी में विस्फोट करती है और केरोसिन में शांत रहती है। केरोसिन में कौन सी धातु शांत रहती है या रखा जाता है? केरोसिन में कौन सी धातु को रखा जाता है या शांत रहती है? तो आपको क्या बताना है? सोडियम बताना है। और चाकू से काटी जाती है। चाकू से काटी जाती है। किसको? चाकू से कटती है, वायु में जलती है, पानी में विस्फोट करती है, केरोसिन में रहती है शांत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। यही धातु का नाम है सोडियम। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना कि जिसका संयोजकता जितना होता है उसमें उतना ही बॉन्ड होता है। आप लोग फिर से सुनिए मेरी बात को। जिसका संयोजकता जितना होता है उसमें उतना ही बॉन्ड होता है। बॉन्ड को इस तरह से दर्शाते हैं। एक दर्शा दिए थे, एक बॉन्ड, दो दे दिए, डबल बॉन्ड, 3 गो लाठी ऐसे कर दिए थे, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो वही इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। आपको याद रखना है। अच्छा, कार्बन के बीच में याद रखना कई भी बॉन्ड हो सकते हैं। एक को बॉन्ड हो सकता है, 2 बॉन्ड हो सकता है, कितनों बॉन्ड हो सकता है, आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, और आपको क्या याद रख लेना है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो एकल संयोजी नहीं। यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सा आबंध पाया जाता है? नाइट्रोजन में पूछ रहा है। और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो यानी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन गैस में कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो त्रिसहसंयोजी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत पूछेगा कितना है तो 78% है वायुमंडल में। ये बात आपको याद रखना है। सर्वाधिक गैस पाया जाता है। और यूरिया में कहेगा नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है यूरिया में? तो यूरिया में दोस्तों 46% पाया जाता है। यूरिया को किसने बनाया था प्राकृतिक रूप से? तो आपको बताना है वोल्हर ने बनाया था। कौन बनाया था? वोल्हर साहब ने बनाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। आयोडीन निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? हम सब जानते हैं कि आयोडीन जो है वह द्रव नहीं है। आयोडीन नमक क्या है? द्रव है? नहीं है। तो क्या है? ठोस है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गैस भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आयोडीन की कमी से पूछेगा कि कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। या इसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। या इसी को हम लोग गलगंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंठ कहते हैं।
तो ये सब आयोडीन की कमी से होता है, आपको याद रखना। और यह हमारे दरअसल दोस्तों हमारे गले के पास में, गला के पास में थायराइड ग्रंथि होता है, और इसी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलती है, जिसकी कमी से हमको घेंघा या ग्वाइटर या गलगंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर छांटना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कि पहली अनुसूची अगर टोटल पूछा जाए कितना है, तो पहले 8 था, लेकिन वर्तमान में 4 गो बढ़ गया है। अब टोटल अनुसूची कितना हो गया है? अब टोटल अनुसूची, मूल अनुसूची पूछे तो 8, मूल अनुसूची पूछे तो 8, लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछे अनुसूची वर्तमान में, तो आपको क्या बताना है? 12 बताना है। कितना बताना है? 12 बताना है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग एक एक अनुसूची के बारे में बढ़िया तरीक़ा से जानते हैं। पहली अनुसूची दोस्तों क्या कहता है कि जितने भी बड़े बड़े पद पर बैठे लोग हैं, उनके पद का बात करता है पहली अनुसूची में। और दूसरा अनुसूची कहता है कि उन पदाधिकारियों को, पद पर जो बैठा है, उनको क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। जो पद पर फ्री में काम करेगा, नेता सब जो होता है, जो भी सरकारी विभाग के लोग होता है, तो उनके पेंशन की बात, उनकी वेतन की बात किया गया है दूसरी अनुसूची में। अच्छा, तो तीसरा अनुसूची क्या कहता है? तीसरा अनुसूची कहता है कि वेतन तो हम इसको देंगे, लेकिन इसको संविधान का शपथ दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? संविधान का शपथ दिलाएंगे, यानी शपथ ग्रहण। तो तीसरी अनुसूची भी, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। और 7वीं अनुसूची में दोस्तों याद रखना, 100 से 7, 100 से सूची, तो 3 सूची का बात किया गया है। एक को कहते हैं केंद्र सूची, एक को कहते हैं राज्य सूची, और एक को कहते हैं समवर्ती सूची। केंद्र स्तर पर कानून केंद्र सरकार बनाया जाता है, राज्य स्तर पर कानून राज्य सरकार बनाया जाता है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में भी विवाद हो गया, तो मान्यता हमेशा केंद्र सरकार का होगा। ये बात आपको याद रखना है। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के कानून बनाता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाता है। तो याद रखना कि शिक्षा पूछेगा कौन सा सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 7वीं अनुसूची भी क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। यहाँ पर केंद्र सरकार अपनी शक्ति का वितरण राज्य सरकार पे करती है, तो ये भी बात आपको सही ही दिख रहा है। और 5वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ना 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 मुन्ना ना। 5वीं अनुसूची क्या बताता है? 5वीं अनुसूची में आपको याद रखना है केवल 4 राज्य। क्या याद रखना है? केवल 4 राज्य, मेघालय, मिजोरम, मातम, आपको ट्रिक याद रखना है, MATM, म से मेघालय याद रखना है, मेघालय। ए से आपको याद रखना है, ए से हाँ, ए से क्या हो जाएगा? अरुणाचल हो जाएगा। टी से त्रिपुरा हो जाएगा। एम से मणिपुर नहीं याद रखना है, मनी मतलब पैसा हो जाएगा, तो इस नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर SC ST छोटा कास्ट का बात कर रहा है। तो आपको मिजोरम याद रखना है। क्या रखना है? मिजोरम। तो ये 5वीं अनुसूची जो है, यह नहीं कहता है 5वीं अनुसूची में केवल 4 राज्य, यही 4 राज्य को शामिल किया गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या लिख दिया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हम सब जानते हैं कि अनुसूची नंबर जो 4 है, वो क्या कहता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन है? अनुसूची नंबर 4, ये अनुसूची नंबर 4 है। तो यहीं पर ऑप्शन क्या है? क्या हो जाएगा? गलत न खोज रहा था, तो गलती हमने यहीं पर पकड़ लिया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और टोटल मैंने बताया 12वीं अनुसूची, सातवां तक था। तो 7वां अनुसूची में 3 सूची, फिर 8वां अनुसूची पूछेगा किससे है, तो 8वां अनुसूची में भाषा को रखा गया है। 8वां अनुसूची क्या बताता है? भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची क्या बताता है? 8वां अनुसूची भाषा को बताता है, ये बात आपको याद रखना है। और 9वां अनुसूची पूछेगा, तो आपको बताना भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां अनुसूची पूछेगा किससे है, तो दल बदल से संबंधित है। 10वां अनुसूची दल 10 से 10 से दल बदल। और 11वां अनुसूची पूछेगा किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था, फटाफट आप लोग कमेंट में छाप दीजिए, भारत में पहला पंचायती राज व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था?
और कब किया गया था। और अगर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, आप लोग पहली बार बता दीजिए बिहार का वैसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वप्रथम पंचायती राज लगा था। फटाफट इस क्वेश्चन को आप कमेंट में कर डालिए। और 12वां अनुसूची जो दोस्तों बताता है, 12वां अनुसूची जो है 12वां अनुसूची नगर निगम की बात करता है, नगर निगम की बात करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको कैग के बारे में विचार किया जाता है। तो कैग जो होता है, जिसको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इसका जो भारतीय संविधान का भाग है, किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्या कहता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, ये सही है, इसका प्रावधान 5 में है। अच्छा, इसका आर्टिकल पूछेगा कितना है, तो महालेखा परीक्षक का जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आर्टिकल आपको याद रखना है कि 148 से 151, 148 से 151 के अंतर्गत ये आता है। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग कैग कहते हैं, कैग का फुल फॉर्म, चलिए यहाँ पर मैं आपको फ्रेश में मैं आपको बताता हूँ। कैग का फुल फॉर्म तो होता है कंट्रोलर ऑडिटर, आप लोग लिख लीजिएगा, हाँ, ऑडिटर जनरल कैग होता है, ठीक है। और कैग को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लोकवित्त का संरक्षक कहते हैं। कैग को हम लोग और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, कैग को हम लोग लोकवित्त का संरक्षक कहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, याद रखना, इसका काम होता है सरकार के खर्चों का ब्यौरा लेना और उनकी जानकारी देना। सरकार कितना रुपया किस पर खर्च कर रही है, शिक्षा पे कितना कर रही है, कृषि पे कितना कर रही है, इन सारा जानकारी किसके पास में होता है भैया, कैग के बारे में होता है। इसलिए तो देश का सबसे जिम्मेवार अगर कोई पद है तो सीएजी कैग को माना गया है। ये बात आपको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कैग का कार्यकाल पूछेगा कितना होता है, जो कैग का जो कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में इसका कार्यकाल होता है। इनके बीच इनको नहीं हटाया जाता है। इनको हटाने का प्रावधान वही है जिससे जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, यानी कि आपको क्या लाना पड़ेगा, महाभियोग लगाना पड़ेगा, तभी ये हट सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, और हम लोग कैग को किस नाम से जानते हैं, तो कैग को दोस्तों हम लोग लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक भी कहते हैं। कैग को हम लोग क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों और इसका कई नाम है। तो कैग को दोस्तों हम लोग लोक लेखा समिति का बड़ा भाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ा भाई। लोक लेखा समिति का बड़ा भाई भी पूछेगा किसको कहते हैं, तो बड़ा भाई भी हम लोग कैग को ही कहते हैं। अच्छा, कैग का अध्यक्ष कौन बनता है, तो याद रखना, कैग का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता बनता है। कौन बनता है, विपक्षी नेता बनता है कैग का अध्यक्ष। अच्छा, पहला भारत का प्रथम कैग अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो श्री नरहरि राव। तो अध्यक्ष प्रथम कैग अध्यक्ष किसको चुना गया था, श्री नरहरि राव, ये आपको याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में कैग का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में कैग का अध्यक्ष संजय मूर्ति साहब है। कौन है, संजय मूर्ति कौन है। क्वेश्चन अब ये अपडेटेड वर्जन है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी जानदार शानदार प्रश्न इसी तरह के लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।